मासूमियत और पहला धोखा। समर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। सीधा साधा, आंखों में बड़े बड़े सपने और दिल में सबके लिए बेपनाह भरोसा। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजार दी थी। समर बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका असली शौक था बिजनेस और इनोवेशन। वह हमेशा कुछ नया शुरू करना चाहता था। कॉलेज खत्म होते ही समर ने अपने एक बेहद करीबी दोस्त रोहन के साथ मिलकर एक स्टार्टअप की योजना बनाई। समर के पास आइडिया था और कोडिंग की समझ थी, जबकि रोहन बातचीत करने और मार्केटिंग में माहिर था। दोनों ने मिलकर दिन रात एक कर दिए। समर ने अपने पिता की प्रोविडेंट फंड PF की जमा पूंजी से 5 लाख उधार लिए और रोहन पर भरोसा करके सारे पेपर्स और बैंक अकाउंट्स रोहन के नाम पर ही रहने दिए। समर का मानना था, दोस्ती में हिसाब क्या देखना। शुरुआती 2 साल बेहद कठिन थे। समर 18 घंटे काम करता, सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाता। आखिरकार उनका बनाया हुआ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ऐप मार्केट में हिट हो गया। एक बड़ी कंपनी ने उनके स्टार्टअप को 2 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया। समर बेहद खुश था। वह अपने माता पिता के पैर छूने जाने ही वाला था कि उसे रोहन का एक ईमेल मिला। उसी मेल में लिखा था, समर, कंपनी के सारे लीगल राइट्स और शेयर्स मेरे नाम पर हैं। तकनीकी रूप से तुम सिर्फ एक फ्रीलांसर थे जिसे मैंने काम पर रखा था। ये लो 50,000 तुम्हारे आखिरी महीने का बोनस। अब दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोहन के घर भागा, उसके फोन किए, गिड़गिड़ाया, लेकिन रोहन ने सुरक्षा कर्मियों से उसे बाहर फेंकवा दिया। कानूनन समर के पास कोई सबूत नहीं था। यह समर की जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी ठोकर थी। वह डिप्रेशन में चला गया। उसे लगता था कि उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कई महीनों तक समर कमरे में बंद रहा। पिता की रिटायरमेंट की पूंजी डूब चुकी थी। घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। रिश्तेदार और पड़ोसी ताने मारते थे। बड़ा आया था बिजनेसमैन बनने, बाप के पैसे भी डुबो दिए। एक रात जब समर रो रहा था, उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने समर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रोहन ने तुम्हारा पैसा और तुम्हारा आइडिया चुराया है। तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी किस्मत नहीं। जो इंसान ठोकर खाकर गिरता है, उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वह वही लेटे लेटे अपनी किस्मत को कोसे, या फिर धूल झाड़कर खड़ा हो और ऐसा दौड़े कि अगली बार पत्थर भी रास्ता छोड़ दे। पिता की इस बात ने समर के अंदर सोई हुई आग को जगा दिया। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, लेकिन उन आंखों में अब मायूसी की जगह एक अजीब सी जिद थी। उसने ठान लिया कि वह रोएगा नहीं, बल्कि खुद को साबित करेगा। भाग 3, नई शुरुआत और संघर्ष का दौर। समर दिल्ली आ गया। अब उसके पास न तो पैसे थे और न ही किसी पर भरोसा करने की हिम्मत। उसने एक छोटी सी IT कंपनी में 25,000 की नौकरी कर ली। इन में वह नौकरी करता और रात को अपने खुद के एक नए प्रोजेक्ट पर काम करता। इस बार उसने ई-कॉमर्स और छोटे दुकानदारों का अनस्टॉल्स को जोड़ने के लिए एक हाइपर लोकल डिलीवरी और इन्वेंट्री का नया कॉन्सेप्ट तैयार किया। इस बार समर बदल चुका था। वह सीधा साधा समर नहीं था जो किसी के भी मुस्कुराने पर अपनी जमीन उसके नाम कर दे। उसने कागजी कार्रवाई सीखी, बिजनेस लॉ पढ़ा और हर एक चीज को लिखित में रखने की आदत डाली। जिंदगी की ठोकर ने उसे समझदार बना दिया था। 2 साल तक समर ने सिर्फ उबला हुआ खाना खाया, एक छोटे से सीलन भरे कमरे में रहा और अपनी सैलरी का एक एक पैसा बचाया। उसने अपने नए ऐप का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जिसका नाम उसने रखा धाकड़ टेक डाका तय। यह नाम उसने खुद को याद दिलाने के लिए रखा था कि अब उसे कमजोर नहीं रहना है। भाग 4, जब दोबारा आया संकट। जब समर ने धाकड़ टेक को मार्केट में लॉन्च किया तो उसे शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मार्केट में पहले से ही स्थापित कंपनियां थीं और उन्हीं में से एक कंपनी का पार्टनर अब रोहन बन चुका था। रोहन की नजर जैसे ही समर के नए स्टार्टअप पर पड़ी, उसने समर को कुचलने की साजिश रची। रोहन की कंपनी ने समर के वेंडर्स को भारी डिस्काउंट देकर तोड़ना शुरू कर दिया। समर के ऐप पर फर्जी ऑर्डर्स और साइबर अटैक्स दी 2S अटैक्स करवाए गए ताकि उसका सर्वर क्रैश हो जाए। समर की कंपनी घाटे में जाने लगी। उसके साथ काम करने वाले 3 डेवलपर्स ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि समर यह लड़ाई हार जाएगा। एक शाम समर खाली दफ्तर में अकेला बैठा था। फंड खत्म हो रहे थे।
सर्वर डाउन था और विंडोज के लगातार फोन आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। समर का पुराना डर बाहर आने लगा। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। ठोकर खाकर ऐसा दौड़े कि अगली बार पत्थर भी रास्ता छोड़ दे। समर खड़ा हुआ। उसने पानी से अपना मुंह धोया। उसने सोचा, पिछली बार मैं रोया था क्योंकि मैं निहत्था था। इस बार मेरे पास मेरा तजुर्बा है, मेरी मेहनत है और मेरी सच्चाई है। मैं भागूंगा नहीं। भाग पांचा धाकड़ का उदय। समर ने अपनी रणनीति बदली। उसने बड़े वेंडर्स के पीछे भागना बंद कर दिया। वह दिल्ली के सबसे पिछड़े और छोटे इलाकों के रेहड़ी पटरी वालों, सब्जी बेचने वालों और छोटे किराना स्टोर मालिकों के पास खुद गया। उसने उन्हें अपनी भाषा हिंदी और स्थानीय बोली में ऐप चलाना सिखाया। उसने उनसे कोई कमीशन नहीं लिया, बल्कि उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद की। रोहन की बड़ी कंपनी कभी इन छोटे दुकानदारों तक नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि उनका मॉडल सिर्फ बड़े मॉल्स और सुपरमार्केट्स के लिए था। समर ने जमीनी स्तर गासूत लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तभी देश में एक बड़ा आर्थिक संकट और लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी या बाजार में अचानक मंदी आई। बड़े बड़े मॉल्स बंद हो गए, बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन टूट गई। लेकिन समर का नेटवर्क चालू था क्योंकि उसके पार्टनर्स गली मोहल्ले के छोटे दुकानदार थे। धाकड़ टेक रातों रात पूरे शहर की लाइफलाइन बन गया। सब्जी, दूध, दवाइयाँ, सब कुछ धाकड़ ऐप के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। समर का यूजर बेस कुछ ही हफ्तों में 10 गुना बढ़ गया। भाग 6 हिसाब बराबर। अब धाकड़ टेक सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। बड़े बड़े इन्वेस्टर समर के दफ्तर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। समर ने एक बड़े वेंचर कैपिटल फंड से 50 करोड़ की फंडिंग उठाई। अब उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ को पार कर चुकी थी। एक दिन एक नेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव में समर को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाना था। समर सूट बूट में स्टेज पर जाने के लिए तैयार था। तभी वीआईपी लाउंज में उसकी मुलाकात रोहन से हुई। रोहन की कंपनी मंदी और गलत नीतियों के कारण कंगाली के कगार पर थी। वह समर को देखकर सकपा गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए समर की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बधाई हो समर, मुझे हमेशा से पता था कि तुम में कुछ बात है। पुरानी बातों को भूल जाते हैं, क्यों ना हम दोनों फिर से हाथ मिला लें। समर ने रोहन के बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर मुस्कुराया। उसने रोहन का हाथ नहीं मिलाया बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, रोहन, तुमने मुझे जो धोखा दिया था उसका शुक्रिया। अगर तुमने उस दिन मुझे ठोकर न मारी होती तो मैं आज भी तुम्हारी परछाई में जी रहा होता। तुमने मेरा बिजनेस छीना था लेकिन मुझे धाकड़ बना दिया। और रही बात हाथ मिलाने की, तो अब तुम्हारी हैसियत मेरे साथ कंपटीशन करने की भी नहीं बची है। पार्टनरशिप तो बहुत दूर की बात है। समर पलट गया और स्टेज की तरफ बढ़ गया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निष्कर्ष जीवन का मंत्र। समर ने स्टेज पर माइक संभाला और अपनी स्पीच में एक ऐसी बात कही जो वहां मौजूद हर इंसान के दिल को छू गई। जब जिंदगी आपको ठोकर मारे तो निराश मत होना। ठोकर खाने का मतलब यह नहीं है कि आपकी यात्रा खत्म हो गई, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने चलने का अंदाज बदलना होगा। जो उस ठोकर के दर्द को सहकर अपनी गलतियों से सीख कर खड़ा होता है, वही जिंदगी का असली धाकड़ बनता है। धोखे आपको तोड़ते नहीं हैं, वो आपको तराशते हैं। समर की कहानी इस बात का सबूत है कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, अगर आपके पास अपने हुनर पर भरोसा है और आप अपनी हार से सीखने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ठोकर खाकर गिरना मानवीय है, लेकिन उठकर धाकड़ बन जाना ही असली जिंदगी है।